नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कुआलालंपुर और इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देखिए मेरे पीछे ट्विन टावर है। ये मलेशिया की पहचान है। ये 2004 तक दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में इसकी गिनती होती थी ट्विन टावर की। और मलेशिया आने का मकसद ये है कि हम आपको पाम तेल की पूरी कहानी बताएं, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा खपत पाम तेल का करता है। अब आप ये सोचेंगे कैसे, तो आप जो बेकरी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उन सब में पाम तेल का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन पाम तेल का बहुत कम होता है, तो लिहाजा हम बहुत बड़ी मात्रा में पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। और हम जहाँ से इंपोर्ट करते हैं वो दो देश हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। यहाँ से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ और देशों से करते हैं, लेकिन ये दो देश हमारे लिए पाम तेल का सबसे बड़ा सोर्स है इंपोर्ट का। और मलेशिया में बड़ी मात्रा में पाम का प्लांटेशन होता है। तो हम आपको दिखाएंगे पाम की खेती कैसे होती है, पाम की फसल कैसे दिखती है जो आप पाम इस्तेमाल करते हैं, और पाम की जब फसल पैदा होती है तो वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजर कर तेल का रूप धारण करती है या बाकी प्रोडक्ट का रूप धारण करती है और फिर आप तक पहुंचती है। ये पूरी डिटेल कहानी हम मलेशिया से आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं पाम की खेत में और ये कुआलालंपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है मलेशिया की वो जगह जहाँ पर ये पाम की खेती हो रही है, जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। आप देखिए मेरे पीछे ये किस तरह से पूरा पाम का प्लांटेशन है। तो अब पाम प्लांटेशन में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये पाम की खेती किस तरह से की जाती है, कितना वक्त लगता है, कैसे पाम की फसल दिखती है, और यहाँ से जो भारत जाता है पाम तेल, क्रूड पाम तेल, वो किस तरह से दिखता है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। पाम की खेत में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाम तेल का बीज कैसे तैयार होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जरा आप सुनिए ध्यान से। ये देखिए, ये मदर ट्री है, इसको मदर ट्री बोलते हैं पाम का। और इसमें सबसे पहले तैयार होता है फीमेल फ्लावर, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। आप देखिए, इसको बोलते हैं फीमेल फ्लावर। तो अब देखिए कैसे बीज तैयार होता है। ये देखिए, ये पाम ट्री से निकाला गया है और इसे बोलते हैं फीमेल फ्लावर। और ये इसको बोलते हैं मेल फ्लावर, ये भी पाम ट्री से निकला हुआ है। अब आप देखिए इसका पूरा प्रोसेस क्या है। फीमेल फ्लावर को पहचान करने के बाद फीमेल फ्लावर को तुरंत बैगिंग होती है, मतलब इसको बैग में लपेटा जाता है, राइट। बैग में लपेटने के बाद ये पेड़ पे रहता है। उसके बाद मेल फ्लावर को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो इसको भी बैग किया जाता है और 10 दिन के बाद इसको निकाल कर लैब में लेकर जाया जाता है। लैब में जाने के बाद, इसको ले जाने के बाद मेल फ्लावर को इसका पोलिन निकाला जाता है। पोलिन निकालने के बाद फिर इसे लाया जाता है फीमेल फ्लावर के पास पाम ट्री के ऊपर। और जब वो पोलिन आता है तो फिर जो ये बैगिंग किया होता है ऊपर से कट करके उसको ब्लो करते हैं, छिड़काव हुआ पोलिन का। और उसके क्योंकि बैगिंग किया होता है ऊपर से काट के डालते हैं, फिर उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद ये 5 महीने तक ये पेड़ पे रहता है बैगिंग किया हुआ। फिर इसे उतार कर लैब में रखा जाता है, लैब में ले जाता है। और लैब में ये सीड बनने की करीब करीब 4 महीने की प्रक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर 9 महीने में पाम का ये क्वालिटी सीड तैयार होता है। तो देखिए, हम पाम फील्ड घूम रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संदीप भान साहब, जो कि CEO हैं साइम डार्बी ऑयल्स ट्रेडिंग के। बताइए सर जरा कैसे ये, मतलब ये जो ट्री देख रहे हैं ये तो कमाल है। मतलब हम जब ऑयल आता है हमारे घर में तो हमें समझ में नहीं आता है कि अच्छा पाम तेल इतने बड़े पेड़ से निकलता है। तो क्या कहानी है सर, जरा बताइए। देखिए, इसमें जो सीडलिंग होता है वो 1 साल का सीडलिंग होता है। उसको जब अपन प्लांट करते हैं तो प्लांटिंग के बाद उसको 3 साल लगते हैं पेड़ बनने में। अच्छा, आफ्टर 3 years वो प्लांट में, जैसे ये अब मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आपने सीड डाला तो ये 3 साल में ये 3 साल में पूरी पेड़ तैयार होती है। इतना पूरा पेड़ नहीं तैयार हो जाएगा, पर ये हार्वेस्टिंग के लिए फ्रूट देना चालू कर देगा 3 साल बाद देना शुरू कर। 3 साल बाद इससे फ्रूट्स पैदा होंगे और उस फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है। और जो ये फ्रूट्स देता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। अच्छा, कंटिन्यूस। जैसे ये ट्री है, इसके सामने यहाँ पे एक फ्रूट बन जाए तो कभी उस साइड पे आएगा, कभी उसके पीछे साइड पे आएगा। तो एक काइंड ऑफ ए कंटिन्यूअस साइकिल है, आते रहता है। मतलब आप जब क्योंकि 3 साल बाद करीब 1 साल का प्रोसेस नर्सरी में होता है सीड का,
वो बिल्कुल। डालने के बाद 3 साल के बाद क्रॉप, तो Okay, नर्सरी से मतलब 4 साल आप 4 साल के बाद आप आपको, क्या फ्रूट्स देना चालू कर देते हो और हार्वेस्टिंग चालू कर देते हो। कितनी एज होती है सर इस पेड़ की? जनरली लाइफ स्पैन ऑफ पाम ट्री इज 25 ईयर्स। 25 साल तक ये फ्रूट्स देता रहता है। देता रहता है और इसका जो हाई यील्ड रहता है वो अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज रहता है। 20 ईयर्स के बाद इसका थोड़ा सा कम होना, तो 20 साल के एज तक ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन, अच्छी मतलब प्रोडक्शन अगर देता मैं है। बोलूं कि 3 साल से लेकर 20 साल तक की एज तक आपको ये सबसे ज्यादा देता है। फ्रूट्स और ये यील्ड अच्छी देता है। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लीजिए पाम की खेती हो रही है, हाँ जी। अब इतना गैप है, इतनी जमीन खाली है यहाँ हाँ पे जी। बीच में, तो यहाँ कुछ और पैदा नहीं हो सकता है? अब इसमें और अभी कुछ पैदा कुछ नहीं हो कुछ सकता। मान लीजिए ऐसा? नहीं, अभी उसमें यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ निकला नहीं है कि जो इसके साथ साथ पाम के साथ साथ ग्रो कर। तो हम लोगों से आइडिया लीजिए ना, इंडिया में तो हम कुछ साग और मिर्ची कुछ बीच में पैदा कर देंगे, इतना हम छोड़ेंगे नहीं खाली। नहीं, अभी यहाँ पे रिसर्च तो चल रहा है, यहाँ पे जरूर हम तो धनिया लगा देंगे, मिर्च लगा देंगे, कुछ ना कुछ पैदा कर ही लेंगे। नहीं, वो तो सही है, पर अभी यहाँ पे कोई ऐसा कोई निकला नहीं है कि क्रॉप जो इसके साथ साथ ग्रो कर सके। चलिए, मतलब संदीप जी, हाँ, हार्वेस्टिंग दिखाएंगे आप, हाँ जी, आइए, है ना? और देखिए ये भी पाम ट्री की कहानी संदीप भांजी में बता रहे थे। और अब देखिए उसके बाद हार्वेस्टिंग, मतलब फसल की कटाई कैसे होती है। ये देखिए ये पूरी टीम इनकी तैयार है कटाई के लिए। और हम थोड़ा दूर खड़े हैं क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सब हेलमेट पहने हैं और हम थोड़ा दूर इसलिए कि हमने हेलमेट नहीं पहना है। और ये कटाई करेंगे अब, है ना? और ये देखिए ये कटाई का औजार है। अच्छा, इसी से की कटाई से होती है। देखते हैं कैसे काटते हैं। यही है वो फसल, मतलब इसी फसल की, इसको बोलते हैं फ्रेश फ्रूट बंच बोलते हैं इसको। इस तरह से पाम की क्रॉप तैयार होती है जो कटाई अभी हुई है। अब ये लोड होगा गाड़ी में, और गाड़ी में लोड होने के बाद, ट्रॉली में लोड होने के बाद ये जाएगा मिल में, और मिल में जाएगा, फिर वहाँ पे इसका प्रोसेस होगा, क्रशिंग होगी, और क्रशिंग के बाद जो प्रक्रिया हमने अभी आपको दिखाई है, उसके बाद ये बनेगा ऑयल, क्रूड पाम तेल, जो हमारे यहाँ जाता है। देखिए ये जब कटाई हुई, हार्वेस्टिंग हुई इसकी, तो हार्वेस्टिंग के बाद अलग अलग जगहों पे देखिए फ्रूट बंच रखा हुआ है। अब देखिए पिक कर रहा है, ये देखिए टेक्नोलॉजी, ये पिकिंग हो रही है इसकी। इसको उठाएगा, देखिए फ्रूट ब्रंच को उठाकर इस ट्रॉली में रखा जा रहा है। यस, ये देखिए इसको रख दिया, और ट्रॉली में डालने के बाद इसको ये लेके जाएगा मिल, जहाँ पर क्रूड पाम तेल CPO तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से इसकी पिकिंग होती है। तो देखिए जब पाम की खेती होती है, और जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं कैरी आइलैंड में, कुआलालंपुर के पास में ये कैरी आइलैंड है, वहाँ पर करीब 11,000 हेक्टेयर में पाम की खेती है। और पाम की खेती को, जब पाम की फसल तैयार होती है, तो चूहे का डर यहाँ भी होता है। और हमारे यहाँ भी कई बार हम खबर देखते हैं कि चूहे ने गेहूँ को नुकसान किया, बाकी फसलों को नुकसान किया, तो यहाँ भी चूहे का डर होता है। और उस नुकसान से जब ये सीड गिरता है नीचे, तो चूहा खा जाता है इसको। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर बड़ा, देखिए किस तरह से इंतजाम किए गए। ये देखिए, है ना, आउल यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रैट्स, मतलब बायोलॉजिकल तरीके से कैसे रैट्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, उसके इंतजाम किए गए हैं। और हर 10 हेक्टेयर में इस तरह का बसेरा बनाया गया है आउल के लिए। और ये जो है उन चूहों को खाता है, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, ताकि वो पाम की क्रॉप को डैमेज ना कर पाए। और ये हर 10 हेक्टेयर में है। तो देखिए बहुत नई तकनीक भी इस्तेमाल हो रही है पाम की खेती में। और इस नई तकनीक के बारे में बताने के लिए हमारे साथ सैम डार्बी ऑयल प्लांटेशन के CDO, चीफ डिजिटल ऑफिसर आदित्य तुली हैं हमारे साथ इस वक्त। ड्रोन का क्या यूज़ होता है इसमें? ड्रोन का, अच्छा, ड्रोन अलग चीज़ है। ड्रोन हम यूज़ करते हैं बिकॉज वी वांट टू स्प्रे ऑन टॉप ऑफ आवर पाम्स। अच्छा, सो पाम्स नीड हर्बिसाइड टू बी स्प्रेड अगेंस्ट सर्टेन इंसेक्ट्स। आपने पहले देखे होंगे राइनोसरस बीटल इंसेक्ट। अच्छा, वो राइनोसरस बीटल इंसेक्ट अटैक करता है पाम को। अच्छा। सो पाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्प्रे करना पड़ता है ड्रोन से। ड्रोन दिखाएंगे क्या? आप आइए। चलिए, ड्रोन भी हम देखते हैं कि ड्रोन के जरिए कैसे छिड़काव होता है, स्प्रे होता है फसल को बचाने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। क्या है ये ड्रोन के बारे में बताइए। ये ड्रोन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एग्रीकल्चरल ड्रोन है। ओके, एग्रीकल्चरल ड्रोन नॉर्मली यूज़ होते हैं स्प्रेइंग के लिए, बट पाम में
स्प्रेइंग करना इतनी इजी नहीं है। जैसे राइस फील्ड्स होती हैं फ्लैट होती हैं हाँ। और क्रॉप्स जो होते हैं छोटे होते ये हैं। जो लंबी ये तो ट्री होती क्रॉप्स है। हैं, हाँ। बड़े क्रॉप्स हैं। Yes. और जो हमें स्प्रे करना है वो भी एग्जैक्ट पॉइंट पे स्प्रे करना है। ओके, विच इज बेसिकली द क्राउन ऑफ द ट्री, वहाँ पर स्प्रे करना है। सो इट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो ये ड्रोन हमने कस्टम बिल्ड किया है एक लोकल स्टार्टअप के यहाँ साथ यहाँ पर मलेशिया में। और ये ड्रोन तकरीबन 16 किलो 16 किलोग्राम्स और 16 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड कैरी कर सकता है। देखिए ये ड्रोन के जरिए स्प्रे हो रहा है, छिड़काव हो रहा है। ये नई टेक्नोलॉजी पाम प्लांटेशन में इजाद की गई है और ये ऑपरेशनल है। ये आप देखिए बहुत ऊंचाई पर जाकर के। हमने आपको दिखाया पाम की खेत कि वहाँ पर किस तरह से पाम की खेती होती है, कैसे पाम की फसल निकलती है, फ्रूट बंच जिसे बोलते हैं। अब वो फ्रूट बंच खेत से निकलकर मिल में पहुँच रहा है। ये पाम तेल की मिल है और यहाँ पर फ्रूट बंच पहुँच रहा है और यहाँ से फिर तैयार होगा क्रूड पाम तेल। क्रूड पाम तेल तैयार होने के बाद यही क्रूड पाम तेल भारत इंपोर्ट करता है, बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। तो हमने आपको पाम की पूरी कहानी बताई है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा दिलचस्प चैप्टर है, वो ये है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में पाम की खेती होती है तो इसका सीड कैसे बनता है। दो तरीके से बनता है, एक तो नेचुरली बनता है जो हमने आपको दिखाया था, और एक होता है लैब ग्रोन। लैब में भी सीड तैयार होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीड प्रोडक्शन यूनिट में। साइम डार्बी की प्लांटेशन यूनिट है सीड प्रोडक्शन की, और यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से ये सीड बनता है। ये है पाम फ्रूट बंच। ये आपने देखा होगा पिछले की स्टोरी में। पहले इस बंच से फ्रूट को अलग किया जाता है, इस मशीन में अलग किया जाता है, और इस मशीन में अलग करने के बाद ये ऐसा बनता है। ये जब अलग किया जाता है तो ये ऐसा बनता है, ये इस फॉर्म में आता है। तो ये देखिए जो आपने देखा तो फ्रूट बंच से जो निकला सीड, उस सीड को उससे छिलका निकालने के बाद इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और वो इसको इसमें देखिए डाला जा रहा है, ये आगे की प्रोसेस के लिए। तो आपने देखा कि वहाँ पे वॉश किया जा रहा था सीड को, तो ये वॉश्ड किया हुआ मतलब साफ किया हुआ सीड है। और इसकी खासियत ये है जो हमने आपको प्लांट में बताया था कि QR कोड होता है हर सीड में। ये देखिए QR कोड है। अब इंडिया तक जब ये पहुँचता है तब तक ये QR कोड काम करता है, ताकि इससे ये जानकारी मिल पाए कि कहाँ से सीड बना है, किस क्वालिटी का बना हुआ सीड है, और पूरी जानकारी इस QR कोड के जरिए, इस नंबर के जरिए इसको ट्रेस आप आसानी से कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो सीड पैक किया गया है यहाँ पे, ये सीड जब तक भारत पहुँचता है तो इसमें और जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होता है। इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि किस लेवल का सीड यहाँ पर दिया जाए, ताकि वहाँ पर जाते जाते ठीक तरीके से जर्मिनेट हो जाए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तभी वो सीड अच्छी मानी जाती है। और इस बात का भी यहाँ पर प्रॉपर ख्याल रखा जाता है ताकि वहाँ पहुँचते पहुँचते तक भी सीड खराब ना हो। ये इस पैकिंग की खासियत है। बस अब ये रेडी है, तैयार है शिप होने के लिए। तो सीड की पैकिंग तक की प्रक्रिया आपने देख ली, और जब सीड ये पैक होकर इंडिया जाता है, मैं आपको भारत की कहानी भी मलेशिया से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में भारत भी एक बड़ा हब बनेगा पाम तेल का, पाम की खेती का। तो हम आपको सबसे पहले ये कहानी बता रहे हैं ताकि जब आगे आप पाम की कहानी सुने तो आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो जब सीड पैक होकर भारत जाता है और सीड वहाँ से निकलता है खेती के लिए, तो नर्सरी में पहले तैयार किया जाता है, और ये इसी डिज़ाइन की नर्सरी वहाँ भी ऑलमोस्ट तैयार होती होगी या होगी मलेशिया में। तो इसी यही प्रक्रिया है। अब देखिए उस सीड को इसमें डाला जाता है और ये नर्सरी के लिए, राइट। और यहाँ पर ये 3 महीने रहता है। 3 महीने तक ये इसको यहाँ रखा जाता है, और 3 महीने के बाद फिर इसे पॉली बैग में 9 महीने तक रखा जाता है, और उसके बाद उसकी प्लांटिंग की जाती है। आइए आपको दिखाते हैं पॉली बैग वाला। तो 3 महीने तक सीड को रखने के बाद नर्सरी में, उसके बाद 9 महीने ये इस पॉली बैग में
इसको रखा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये तैयार हो रहा है। ये 9 महीने तक यहाँ रहेगा, 3 महीने वहाँ, 9 महीने यहाँ। तो कुल मिलाकर नर्सरी में 12 महीने का वक्त गुजरता है पाम प्लांटेशन के सीड का, और 12 महीने के बाद ये फिर पाम ट्री की शक्ल लेता है। और फिर इसको, वो देखिए पीछे मेरे पाम ट्री लगा हुआ है, तो वहाँ जाके इसको लगाया जाता है, खेत में लगाया जाता है, और फिर इस तरह का ट्री तैयार होता है। क्योंकि हमारे साथ संदीप भान साहब हैं, जो कि CEO हैं साइम डार्बी ऑयल ट्रेडिंग के। ये हमें उसके बाद की कहानी बताएंगे, क्योंकि ये की मैन है। इनको जो आप देख रहे हैं, भारत जो पाम तेल का इंपोर्ट करता है मलेशिया से, साइम डार्बी से, की प्लेयर हैं, मतलब ये बड़ा रोल प्ले करते हैं भारत को पाम तेल भेजने में। तो इनका तो हमें वैसे भी शुक्रिया कहना चाहिए कि भाई हमें पाम तेल सप्लाई करते हैं। लेकिन क्या प्रोसेस है सर, संदीप जी जरा बताइए। जैसे आपने कल देखा कैसे हमारी क्रशिंग, ये हार्वेस्टिंग होती है पेड़ से। जब वो फ्रेश फ्रूट बंच वहाँ से हार्वेस्ट होता है, वो वहाँ से मिल में जाता है। हमने कल वो आपने दिखाया, वो मिल में जाकर वो क्रश होता है, तो वहाँ से CPO बनता है, CPO और पाम कर्नल। CPO हमारा जाता है हमारी रिफाइनरीज को यहाँ पे, और वही CPO हम एक्सपोर्ट के लिए भारत को भी भेजते हैं। जो CPO हमारे यहाँ से बना वही सेम हमारी रिफाइनरी को भी जाएगा, और सेम CPO भारत को भी जाएगा। पाम कर्नल को हम हमारी क्रशिंग प्लांट में भेजते हैं, वहाँ से उसको CPK और पाम कर्नल मील निकलता है। पाम कर्नल मील हमारा यूज़ होता है एनिमल फीड में, और जो CPKO बनता है उसको होता है फूड एडिटिव्स में। बहुत सारा यूज, जैसे आपने कल दिखाया, वो बेकरी में दिखाया था, चॉकलेट्स में दिखाया था, उसमें यूज़ होता है। CPO का फर्दर रिफाइनरी में हमने वो परसों दिखाया आपको, वो सारा रिफाइनिंग प्रोसेस, उसमें प्रोसेस होकर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी कुछ लोकल में बेचते हैं। ये CPO जब भारत जाता है तो भारत में इसको रिफाइनर्स प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस होने के बाद जैसे हमारे यहाँ पर रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, या जो भी प्रोडक्ट्स हम आपने कल देखे हमारे यहाँ पे सेम भारत में भी बनते हैं, और बाद में वो उनको कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। जैसा आपने बोला सीड टू शेल्फ, ये शेल्फ तक पहुँचाने में फिर भारत की रिफाइनरीज उनको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। मतलब इनका काम है यहाँ से क्रूड पाम तेल भारत तक पहुँचा देना, उसके बाद काम शुरू होता है वहाँ की कंपनियों का, वहाँ की रिफाइनरी का। फिर वहाँ पर रिफाइन किया जाता है पाम तेल को, और पाम तेल को रिफाइन करके फिर वो बनता है रिफाइंड पाम तेल, जो आपके हमारे घरों तक पहुँचता है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ खरीदती हैं अलग अलग प्रोडक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये है पाम की पूरी कहानी। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे क्रूड पाम तेल बनता है। पाम फ्रूट बंच जो अभी हमने आपको दिखाया, उससे क्रूड पाम तेल कैसे बनता है, और साथ ही पाम तेल की जो सप्लाई है, जो डिमांड है, उसको लेकर के क्या हालात आगे बनने वाले हैं। इस पर बात ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि पाम प्लांटेशन की पूरी कहानी क्या है, खेत से पाम निकलने के बाद मिल तक कैसे पहुंचता है। मतलब ये कि पाम की फसल निकलने के बाद खेत से मिल में पाम तेल होने तक की पूरी कहानी हमने आपको बताई। अब सवाल ये है कि इंडिया पाम तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, मलेशिया बड़ा सप्लायर है पाम का इंडिया को। तो उस लिहाज से पाम तेल इंडस्ट्री के सामने आगे क्या चैलेंजेज हैं भारत और मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं दातुक हेल्मी ओथमन बादशाह, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साइम डार्बी प्लांटेशन के, और साथ ही चेयरमैन हैं मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड के। तो दोहरी जिम्मेदारी है, MPOB के चेयरमैन भी हैं और साइम डार्बी प्लांटेशन के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाट आर द चैलेंजेज यू सी in palm oil industry and how are they being addressed? Namaste. First of all, thank you very much for meeting with us today. Let me straight away go to address those questions. There are many challenges that this industry facing. First, there is a limited amount of land that is available that can be used to plant oil palm, and due to the issue of sustainability and deforestation, very limited amount of land or new land is available. So the challenge will be how do we get the most out of the current or existing land that is now being planted with oil palm. अब हम पहुंच चुके हैं साइम डार्बी प्लांटेशन के दफ्तर में, और साइम डार्बी प्लांटेशन
दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड पाम प्लांटेशन कंपनी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइम डार्बी ऑयल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैरिस अरशद साहब. इंडिया इज द बिगेस्ट बायर ऑफ पाम, सो हाउ इंडियन मार्केट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? It is the world's biggest consumer of palm oil, after Indonesia, of course. And for us, India has been historically a very key market because we've been selling to India for a very long time. And we understand the market fairly well. And at one point, our market share is between 7 and 8% every year. And we ship it not only from Malaysia, but also from Indonesia. तो इस वक्त हम हैं MPOC यानी मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के दफ्तर में और MPOC मलेशिया सरकार की मार्केटिंग और प्रमोशन एजेंसी है जो दुनिया भर में पाम ऑयल को प्रमोट करती है. आपकी क्या प्लानिंग है इंडिया में, किस तरह से आप प्रमोट कर रही हैं? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग फॉर इंडिया? आपका बहुत स्वागत है मलेशिया और MPOC में. Malaysia, as you know, is one of the largest producer of palm oil in the world. Most of what we produce in this country is exported. India has been a consistent buyer of Malaysian palm oil over the years. Last year, India imported close to 3 million tons from Malaysia. The importance of India can also be reflected from days when MPOC has established an office in India. The HQ was established in 1990. Immediately 5 years after that, we decided that India was such an important market that we had to establish an office there. So we have had an office, MPOC has had an office in India since 1995 because India has always been a consistent buyer of Malaysian palm oil over the years. जब हम पाम की बात कर रहे हैं तो पाम को लेकर एक बड़ा नैरेटिव ये चलाया जाता है कि पाम जो है वो पाम की खेती पर्यावरण के खिलाफ होती है. इंडोनेशिया के ऊपर बड़ा ब्लेम लगा था इस वक्त कि इंडोनेशिया ने बहुत डिफॉरेस्टेशन किया है, मतलब जंगलों को काट कर पाम की खेती की है. पूरे यूरोप में इस बात को लेकर हंगामा था. इंडोनेशिया के ख़िलाफ़ बहुत सारी मुहिम चलाई गई और बिना पर्यावरण को नुकसान किए, बिना डिफॉरेस्टेशन किए कैसे पाम की खेती की जा सकती है, ये एक महत्वपूर्ण है और इसी पर हम बात करने जा रहे हैं. हमारे साथ मैडम रेनेका रामचंद्रन हैं जो कि ग्रुप CFO हैं साइम डार्बी प्लांटेशन की. मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी इन मलेशिया especially. So I just want to know, we hear a lot about sustainability in palm. So can you please tell us about sustainability? So sustainability in palm is no different from sustainability in any other areas. The pillars of ESG continue to uphold. And if you look at the way Saim Darby Plantation addresses the environment, we look towards planting no deforestation. We are on track to ensure that our net emissions are in line with net zero. On the S part, the social part of it, we look towards taking care of our workers properly, your employees properly, and also more importantly, the communities around us. तो ये है पाम तेल पर अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट. कुल 4 दिन की मेहनत के बाद हमने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है और आपको बताने की कोशिश की है मलेशिया की धरती से, मलेशिया की खेत से, मलेशिया की फैक्ट्री से, मिल से, कि पाम की पूरी प्रक्रिया होती क्या है, सीड से लेकर पाम तेल बनने तक की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और भारत के लिए ये सब जानना समझना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है. क्योंकि हमारे यहाँ भी पाम तेल मिशन है और वहाँ पर भी पाम की खेती बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. तो लिहाजा ओरिजिन से हम आपको बता रहे हैं, मलेशिया से हम आपको बता रहे हैं कि पाम की पूरी कहानी आखिर है क्या. कैमरामैन सिद्धेश्वर पिलगर के साथ मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, मलेशिया.